हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के पास नेक्स्ट यूनिट यानी कि जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार था अगली यूनिट का, और यूनिट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, राइट। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण आय व रोजगार का पूर्ण संतुलन, है ना। एक अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के पूर्ण संतुलन का निर्धारण, ठीक है। ये आपके पास यूनिट है। अलग अलग राइटर्स ने कई बार अलग अलग वर्डिंग्स डाली हैं, लेकिन सारी सिमिलर वर्डिंग्स यहाँ से मिल जाएंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, और बता दिया है मैंने एट द लेवल ऑफ फुल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे ये यूनिट का आपका नाम है पूरा, जिसमें आपके कई चैप्टर, इसमें 3 से 4 चैप्टर आपके इसमें भी कंबाइंड होते हैं, राइटर्स ने जिसको डिवाइड किया है, लेकिन है ये सिंगल एक चैप्टर, एक तरह से कह सकते हैं एक यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इसमें, वो टॉपिक है हमारे पास एडी एंड एएस, ठीक है। एडी और एएस को हम इसमें कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सूरज मालाकार एजुकेटेड एरा के इस चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं, और एडी और एएस के पूरे कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाएंगे। देखते रहे इस वीडियो को, बिल्कुल लास्ट तक समझिए, बहुत ही जल्दी हम इसको समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। एडी यानी कि एडी को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हिंदी में है समग्र मांग, ठीक है, समग्र मांग। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब समग्र पूर्ति, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए यूज़फुल है, जो भी आप लोग क्लास 11, 12 और बीए, बीकॉम, है ना, आगे सीपीटी और एंट्रेंस एनीथिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन आपके विजन यानी कि क्लास 12, 11 जो भी आप किसी भी बोर्ड से हैं, इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं पूरी तरीके से। मैं इसको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से वही कहूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सारी चीज़ें कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडी और एएस का कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो एडी है आपका, मैंने कहा कि समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। समझिए, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ डिमांड, केवल डिमांड वर्ड पढ़ते थे, मांग, राइट। और उसी मांग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड। तो समझिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एडी है इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वैसे तो ऊपर मेंशन कर दिया है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक आपको जो पॉइंट मिल जाता है वो ये मिल जाता है कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि यह समष्टि अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है, या समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? एडी का। क्लियर है? तो ध्यान देंगे आप, एडी जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका, या उसकी एक अवधारणा है ना। अब एडी का मतलब क्या है? देखिए, हिंदी में हमने लिखा था समग्र मांग। तो समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सर कि टोटल डिमांड। देखिए, सिंपली अगर लिखें तो टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था द्वारा एक लेखा वर्ष में, एक अर्थव्यवस्था द्वारा एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, है ना, उसको क्या कहा जाता है सर? समग्र मांग। सिंपली एक यहाँ पर यह टॉपिक है, यानी कि कहा टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जब इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते तो एक हम लोग व्यक्ति यानी कि एक पर्सन यानी कि एक कस्टमर के सेंस में पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हो पूरे ऑल इकोनॉमी की बात करें, पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी पूरे देश के लोगों द्वारा कितनी डिमांड हुई है किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की, कितना वो खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी जब इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मेंशन करनी होती है, शॉर्टली ये समझाया जा सकता है, किसी को इनफ है, लेकिन एक परफेक्ट डेफिनेशन
समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसमें और भी कुछ बातें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो समझने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले कि क्या है, ये समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं होता, क्योंकि हम ये होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें, है ना। एक व्यक्ति या एक कस्टमर, एक परिवार या एक छोटे से मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी के डिमांड की। तो टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी। हिंदी वालों की एक बहुत शिकायत रहती है कि सर हिंदी मीडियम में प्लीज लिखिए, तो हिंदी मीडियम में प्रॉपर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं, प्लीज उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए सारी चीजों को, और आसान हो जाएगा। और हम ट्राई पे लगे हुए हैं कि अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो इंग्लिश वालों के लिए नोट्स मिल जाए, और अगर इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी वालों को नोट्स मिल जाए, लेकिन फिर भी जब तक आप इस पे मेहनत कीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा, ठीक है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग हुई है, जितना खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, वो क्या है सर, एग्रीगेट डिमांड होता है। समझ आ गया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, यही क्लियर करा देता हूं, इन द सेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यहां ध्यान रखेंगे कि जितनी डिमांड हो चुकी है उसकी बात नहीं होती, यहां पर इफेक्टिव डिमांड यानी कि यहां प्रभावी मांग के संदर्भ में हम बात करते हैं, ठीक है। मेंशन कर देता हूं, प्रभावी मांग के संदर्भ में हम बात करते हैं, इन द सेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। जो एडी का कॉन्सेप्ट है, वो एडी का कॉन्सेप्ट जितनी डिमांड हो चुकी है इकोनॉमी में, हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि कितनी डिमांड होने वाली है या कितना डिमांड के लिए तैयार हैं लोग, है ना। तो मैंने यहां पर कहा कि इफेक्टिव डिमांड की बात करेंगे हमेशा, हम उस डिमांड की बात नहीं करते एग्रीगेट डिमांड में जितना हो चुका है ना, यानी कि रेडी टू परचेज। मैं ऐसा कह सकता हूं, रेडी टू परचेज, रेडी टू स्पेंड, है ना, बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार हैं वो लोग, है ना। जितनी डिमांड हो रही है, जितनी डिमांड हो सकती है, जितना लोग खरीद सकते हैं टोटल, तो रेडी टू परचेज यानी कि मांग खरीदने के लिए तैयार, लिख दीजिए सीधा, खरीदने के लिए तैयार। तो ध्यान रखिए ये सारी बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं और भी एंट्रेंसेज है, उसमें भी काम आएगा आपके, कि यहाँ जो डिमांड की बात होती है वो नॉर्मल डिमांड की बात नहीं होती, जितना खरीदा जा चुका है उसकी बात नहीं होती, या जितनी डिमांड कह सकते हैं आप प्लान डिमांड, ठीक है। रेडी टू परचेज का मतलब, इफेक्टिव डिमांड का मतलब, देखिए एक और वर्ड दिया मैंने, प्लान डिमांड, जितना डिमांड के लिए प्लान किया गया है कि इतनी डिमांड इकोनॉमी में होगी या होनी चाहिए। समझ आ गया? इसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, प्रभावी मांग कहते हैं, प्लान डिमांड यानी कि योजनागत मांग, यानी कि योजना से, जो योजना से संबंधित, यानी कि पूरी योजना जिसके लिए बनाई गई है। तो ध्यान रखेंगे एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, और एक परफेक्ट डेफिनेशन मैं आपको लिख कर देता हूं। वो डेफिनेशन क्या है आइए समझते हैं। तो जो डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड की, आप वो इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने 2 डेफिनेशन बनाई है, यानी कि एक डेफिनेशन बनाई है क्वांटिटी के सेंस में, और दूसरा एक ऐसा डेफिनेशन है जो कई राइटर्स ने दिया है एक्सपेंडिचर के सेंस में। आप समझ सकते हैं इस बात को कि डिमांड पे जितना भी अमाउंट स्पेंड होगा, मांग पर जितना भी पैसा खर्च होगा, उसे व्यय के रूप में दिखाया जा सकता है ना, क्योंकि जब डिमांड करते हैं आप या डिमांड करेंगे तो आपका अमाउंट स्पेंड होगा, है ना। तो उसको खर्च के सेंस में, एक्सपेंडिचर के सेंस में भी दिखाया जा सकता है। तो देखिए एक डेफिनेशन दी है मैंने, एक लेखा वर्ष में। समझ सकते हैं कि जब भी हम टोटल की कैलकुलेशन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, समग्र मांग, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो सर गिवन टाइम ऑफ पीरियड तो आएगा ही आएगा, मैंने पहले भी बताया अकाउंटिंग ईयर एक लेखा वर्ष में, है ना। और जनरली एक साल यानी कि एक वर्ष में ही हम सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो हमारा वित्तीय वर्ष भी कहलाता है। कई राइटर्स ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग ईयर की जगह लिख देंगे फाइनेंशियल ईयर, आप उससे घबराइएगा मत। 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, एक वर्ष भी लिखा जा सकता है, आसान है बिल्कुल। तो देखिए एक लेखा वर्ष में
एक अर्थव्यवस्था ने, यानी कि मान लीजिए भारत, ठीक है, अर्थव्यवस्था सर डोमेस्टिक, यानी कि सॉरी माफी चाहूंगा, अगर मैं बात करूं कि एक हमारे जो इकोनॉमी वर्ड आ रहा है और एक देश वर्ड आ रहा है कंट्री वर्ड, इन दोनों में सिंपली अगर आपने पहले नहीं जाना तो अभी समझ लीजिए, इकोनॉमी और देश का मतलब छोटा सा मतलब आप समझ लीजिए, देश का मतलब वो जो टेरिटरीज है, हमारी जो बाउंड्रीज हैं, देश की सीमाएं हैं, उसके अंदर अंदर का भाग देश में काउंट कर लेते हैं। और अर्थव्यवस्था की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, तो उससे एक्सपेंडेड होता है, उससे विस्तार, यानी कि उसके बाहर भी कई चीजें हमारी शामिल है ना, तो उन सारी चीजों को अर्थव्यवस्था में ले लिया जाता है। समझ आ गया? तो देखिए, एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की वह मात्रा जिसे जनता खरीदने के लिए तैयार है, यानी कि बिल्कुल योजनागत क्वांटिटी, यानी कि बिल्कुल प्लान डिमांड है। ठीक है, अगर आप प्लान के सेंस में नहीं भी लिखते हैं तो ये याद रखिएगा जो ऊपर पॉइंट बताया है मैंने। तो मैंने कहा कि एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा जितनी भी खरीदने के लिए तैयार हैं, वो क्या कहलाएगा सर? समग्र मांग कहलाता है। सही है, समग्र मांग की परिभाषा है। यानी कि मैंने कहा टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज रेडी टू परचेज बाय द पब्लिक of an economy in a given period of time or in accounting year, in an accounting year is called aggregate demand, है ना। तो मैंने कहा सर total quantity which is ready to purchase by the public of a country or economy in a given period of time या फिर in an accounting year is called aggregate demand। और दूसरी जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है वो दी है एक्सपेंडिचर के सेंस में। आप समझिए, एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल खरीदारी होने वाली है, उस पर जितना अमाउंट स्पेंड होगा, वो जो अमाउंट स्पेंड होने वाला है उसे एग्रीगेट डिमांड के सेंस में, यानी कि ऊपर मैंने क्वांटिटी के सेंस में दिया है और नीचे मैंने रुपीस के सेंस में दिया है, जो मोस्टली राइटर्स ने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा एक लेखा वर्ष में सिंपली सर, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था द्वारा, बिल्कुल सर, वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर जितना भी खर्च करने की योजना बनाई गई है, उस कुल खर्च को क्या कहोगे आप? एग्रीगेट डिमांड, है ना। यानी कि एक वन अकाउंटिंग ईयर में जितना भी अमाउंट स्पेंड करने की जो प्लान डिमांड है, जो प्लान डिमांड किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर जितना भी अमाउंट स्पेंड होने वाला है उसका टोटल सम ही क्या कहलाएगा एक इकोनॉमी में? एग्रीगेट डिमांड, है ना। यानी कि टोटल मैं ये कह सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इन एन अकाउंटिंग ईयर on purchasing of or on planned purchasing of goods and services is called aggregate demand। समझ आ गया? यानी कि मैंने कहा total expenditure which is ready to made by an economy on total planned purchasing of goods and services by an economy in an accounting year is called aggregate demand। समझ आ गया? तो ये aggregate demand की डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी था। अब आइए aggregate demand बना किससे, यानी कि aggregate demand के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं फटाफट आपको यहीं क्लियर करा देता हूं, फिर हम चलेंगे aggregate सप्लाई के लिए। ठीक है, aggregate demand के कंपोनेंट चेक करते हैं हम लोग। तो एग्रीगेट सप्लाई का भी जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही है, एग्रीगेट डिमांड की तरह कई सारी चीजें तो वैसे ही हैं। फिर से वही चीज कहूंगा, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति। अब जो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस है वो भी डिफरेंट है किससे? सिर्फ सप्लाई से। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सप्लाई यानी कि पूर्ति, वहाँ इंडिविजुअल या फिर मार्केट सप्लाई आप पढ़ते थे। अब पढ़ रहे हैं एक अर्थव्यवस्था के लेवल पर, एक इकोनॉमी के लेवल पर, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है वो सबसे पहले यही बताया है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। दोनों के लिए एक ही चीज कही जा सकती है, एडी और एएस दोनों ही किसके कॉन्सेप्ट है सर? कहाँ इसकी स्टडी की जाती है? कौन से इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी की जाती है? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी होती है, यानी कि समष्टि। यह समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र है या यह समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा है। समझ आ गया? यानी कि हम बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमी लेवल पर। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है सिंपली क्या है, एक अर्थव्यवस्था द्वारा यानी कि एक देश द्वारा एक लेखा वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल पूर्ति, है ना। एक इकोनॉमी ने एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी टोटल सप्लाई किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई होता है ना।
total supply of goods and services by an economy in an accounting year is called aggregate सप्लाई। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल समझने वाली बात और समझाने वाली बात। उसी के साथ एक और चीज मेंशन की है, ये किस सेंस में ये भी बताया जाता है, इफेक्टिव और प्लान्ड सप्लाई। ध्यान रखिएगा, जितनी सप्लाई हो चुकी है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कितनी सप्लाई हो सकती है और इकोनॉमी में जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने संसाधन अवेलेबल हैं, उसमें कितनी सप्लाई आ सकती है और ज्यादा। तो देखिए उसी को कहा जाता है इफेक्टिव और प्लान्ड सप्लाई, यानी कि कह सकते हैं प्रभावी पूर्ति या फिर आप कह सकते हैं योजनाबद्ध पूर्ति, है ना, जो योजनागत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो पूर्ति होने वाली, कितनी योजना बनाई गई, एक अर्थव्यवस्था ने कितनी योजना बनाई, कितनी सप्लाई हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, दूसरी बात, अब जब हम मेन डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें दो चीजों को हम ऐड करने वाले हैं, एक तो ये प्लान वाली बात कोशिश करेंगे ऐड करने की, और दूसरा हम ऐड करेंगे उसमें, आप समझिए कि सप्लाई करने से सिंपली आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर को रेवेन्यू मिलता है, यानी कि इनकम मिलती है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर पूरी इकोनॉमी में जितना भी सप्लाई होगा, जितने भी प्रोडक्शन का सप्लाई होगा, पूर्ति होगी, उससे कितनी इनकम जनरेट होगी। आपको पता है ना, इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी, समझ आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट ऐसी बात बताऊंगा एग्रीगेट सप्लाई की कि आप लोगों के लिए हमेशा वो काम आएगी। तो देखिए वो डेफिनेशन, फिर वो लास्ट में आपको मैं बात बताऊंगा। तो एस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी हम एक क्वांटिटी सेंस में देंगे, यानी कि मात्रा, है ना, पूर्ति की कितनी मात्रा है, और एक देंगे हम अमाउंट के सेंस में, है ना, यानी कि रुपीस के सेंस में। तो रुपीस का सेंस मैंने बताया आय के साथ जाएगा, इनकम के साथ जाएगा, रेवेन्यू के साथ जाएगा, क्योंकि पूर्ति का संबंध तो रेवेन्यू के साथ है। तो देखिए एक डेफिनेशन है, एक निश्चित समय में, इस बार मैंने एक लेखा वर्ष हटा दिया, इन एन अकाउंटिंग ईयर हटा दिया है मैंने, एक निश्चित समय में लिख दिया, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात एक ही है क्योंकि सब में 12 महीने, वही एक वर्ष की बात होती है। तो एक निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति कि वह कुल मात्रा जिसकी योजना बनाई गई है ना, यानी कि एक अर्थव्यवस्था ने अपने 1 ईयर में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का जितनी भी पूर्ति की योजना बनाई है वो सब क्या कहलाएगी सर, समग्र पूर्ति कहलाएगी। सही है। अब इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली आप कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज क्या, रेडी टू सप्लाई, यानी कि प्लान्ड सप्लाई विच इज रेडी टू सप्लाई बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्या कहलाएगा सर, वो एग्रीगेट सप्लाई इज नॉन एज एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो देखो मैंने वही कहा है जिसकी योजना बनाई गई है, ठीक है, फॉर विच प्लानिंग इज मेड। Total quantity of supply of goods and services by an economy in a given period of time for which planning is made is known as aggregate supply, है ना, टोटल क्वांटिटी की जो योजना बनाई गई। और अगर मैं बात करूं दूसरा, तो देखिए एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल पूर्ति से अर्जित आय के कुल जोड़ को, है ना, यानी कि मैंने कहा टोटल इनकम, total sum of income which is generated or earned by an economy by supply of goods and services in a given period of time, है ना। एक given period of time में एक इकोनॉमी ने गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल सप्लाई से जितनी टोटल इनकम जनरेट की है सर, वही क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई। मैंने पहले ही समझाया था कि सप्लाई करने के बाद, पूर्ति करने के बाद जो अर्थव्यवस्था में इनकम जनरेट होगी, जो आय आएगी, है ना, सप्लाई करने के बाद तो इनकम आनी है, वही इनकम क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई के सेंस में यूज किया गया। और जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये रहा आपके सामने। अब देखो मैंने 2 स्टार लगाए, काम कर देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है ना, 5 स्टार लगा देते हैं, 7 स्टार वाले पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे। तो 5 स्टार में बताया कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय। एक अर्थव्यवस्था में, एक देश में
एक ईयर में जितना भी सप्लाई हुआ उससे जो इनकम जनरेट हुई, मैंने कहा वही क्या है, देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, कहीं लोग जीडीपी भी बताएंगे। समझ आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एस होता है वो किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, ये एडी और एस को कंफर्म आप समझ लीजिएगा सही से, ताकि आगे आने वाले जितने कॉन्सेप्ट है वो आसानी से आपको समझ आ जाए। और ये जो चैप्टर का नाम है ये भी आपको आसानी से समझ आएगा। इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है पेपर में, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगे।